India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कथित शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को अदालत में होगा पेश। राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन का पालन नहीं करने की याचिका पर व्यक्तिगत पेशी का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति के बिना पद पर कार्यरत सरकारी अधिकारियों को दी उच्च वेतनमान देने का दिया निर्देश। हिमाचल हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई अपनी मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने की जुर्माना लगाने के एक तरफा आदेश पारित करने की एनजीटी प्रवृत्ति की आलोचना। कहा ट्रिब्यूनल को प्रक्रिया का सही तरीके से करना चाहिए पालन। महिला यौन अपराधों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। रेल मंत्रालय को ट्रेनों रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए किए गए उपायों की रूपरेखा तैयार करने का दिया निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. कथित शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 29 फरवरी को अदालत में पेश होना होगा। राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन का पालन नहीं करने की याचिका पर व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया। केजरीवाल को ईडी की एक याचिका पर समन जारी किया गया है। याचिका में अदालत में आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी नेता दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में ईडी के समन का पालन नहीं कर रहे हैं। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। ईडी का तर्क है कि वह केस में केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है। इसको लेकर केजरीवाल को 5 बार सम्मन जारी किया जा चुका है। हालांकि केजरीवाल ने इस सम्मन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया और ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने इसी महीने 2 फरवरी को ही 5वां सम्मन जारी किया था, फिर भी केजरीवाल नहीं पेश हुए। इसके बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में अलग अलग तारीखों पर 5 सम्मन जारी होने के बावजूद केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं होने का फैसला किया था। बता दें आपको कि इसी मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे वरिष्ठ आप नेता पहले से ही हिरासत में हैं। आपने ईडी द्वारा जारी सम्मन को राजनीति से प्रेरित बताया है और ये भी दावा किया है कि केंद्रीय एजेंसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। मनी लॉन्ड्रिंग विवादों में ईडी की सीबीआई द्वारा 17 अगस्त 2022 को 2021 से 22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक मामले से शुरू हुई है और सीबीआई मामला 20 जुलाई 2022 को राज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसके बाद ईडी ने 22 अगस्त 2022 को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एंगल पर मामला दर्ज किया और ये आरोप लगाया है कि नीति के निर्माण के चरण के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों संस्थाओं सहित आप नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति के बिना पद पर कार्यरत सरकारी अधिकारियों को 2 उच्च वेतनमान देने के हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की है और सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कर्मचारी को 12 साल और 24 साल की सेवा पूरी करने पर अगले उच्च वेतनमान में 2 पदोन्नति देने को चुनौती दी गई थी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की, जिसमें राज्य को पद के लिए किसी भी पदोन्नति के अवसर के अभाव में कर्मचारी को 2 पदोन्नति प्रदान करने का निर्देश दिया गया।
हाईकोर्ट का निर्णय त्रिपुरा राज्य और अन्य बनाम के रॉय के मामले पर आधारित था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पद के लिए पदोन्नति के कोई रास्ते नहीं है तो संबंधित राज्य सरकार को कर्मचारियों को कम से कम 2 उच्च वेतनमान देने के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नीति बनानी चाहिए। हाईकोर्ट ने के रॉय मामले पर भरोसा करते हुए टिप्पणी की। माना गया कि पदोन्नति सेवा की शर्त है, राज्य पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित कर्मचारी को 12 वर्ष और 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अगले उच्च वेतनमान में 2 पदोन्नति दी जाए। विवाद है कि कर्मचारी की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सेवा विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हुई थी, लेकिन उसे क्लर्क का काम सौंपा जा रहा था। उनका मामला ये है कि कार्यालय में कार्यरत अन्य लिपिकों को सहायक, सीनियर सहायक, उपाधीक्षक आदि पदों पर पदोन्नति मिल रही है, लेकिन उन्हें नहीं। उनके मुताबिक उन्हें भी प्रमोशन मिलना चाहिए। राज्य ने कर्मचारी को इस आधार पर पदोन्नति देने से इनकार किया है कि उसे कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि क्लर्कों के कैडर में शामिल पदों से अलग पद है, और कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पदों को उच्चतर पदोन्नति के लिए किसी भी फीडर कैडर में शामिल नहीं किया गया। पद पर नियुक्ति के बाद से वे कंप्यूटर ऑपरेटर बने हुए हैं, और राज्य के निर्णय की आलोचना करते हुए कर्मचारी ने हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। जबकि के रॉय मामले पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एक पक्षीय आदेश पारित करने और हर्जाना लगाने की प्रथा पर अपना असंतोष व्यक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाने के एक तरफा आदेश पारित करने की एनजीटी की प्रवृत्ति की आलोचना की है। कहा है कि ट्रिब्यूनल को प्रक्रियात्मक अखंडता के साथ काम करना चाहिए। जस्टिस पीएस नरसिम्हा द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि इस तरह की एक तरफा निर्णय लेना दुर्भाग्य से एक प्रचलित मानदंड बन गया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि ऐसे आदेशों पर लगातार सुप्रीम कोर्ट से रोक का सामना करना पड़ा है, और ये टिप्पणियां तब सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के आदेश को चुनौती देने वाली 2 अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य आदेश में ट्रिब्यूनल ने स्वतः संज्ञान कार्रवाई में अपीलकर्ताओं के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित किया था। साथ ही मुआवजा भुगतान का भी निर्देश दिया गया। दूसरे आदेश में अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई। पुनर्विचार में अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसे सुने बिना एक प्रतिकूल आदेश पारित किया गया। इस पृष्ठभूमि में मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। न्यायालय ने कहा कि परियोजना समर्थकों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और न्यायाधिकरण में तथ्यों को सत्यापित करना आवश्यक नहीं समझा। न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्ताओं के पास मामले को लड़ने का पूरा अवसर नहीं था। जब अपील दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के माध्यम से ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी। इस बात पर जोर देते हुए कि 2 साल बीत चुके हैं और स्टे अभी भी लागू है, कोर्ट ने विवादित आदेशों को रद्द कर दिया। ऐसा करते हुए कोर्ट ने मामले को वापस ट्रिब्यूनल को भी भेज दिया। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के लिए 3 आरोपियों अपीलकर्ताओं का आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि करते हुए अन्य आरोपी की सजा को गैर इरादतन हत्या में बदल दिया और उसे 10 साल की सजा सुनाई है। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की डिवीजन बेंच ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट और ट्रायल हाईकोर्ट के साथ ही आपको बता दें कि धारा 34 के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया है और वह अपराध स्थल के पास मौजूद था और उसके अन्य आरोपी के साथ पारिवारिक संबंध थे। हालांकि न्यायालय ने कहा है कि आरोपी को हत्या के इरादे से जिम्मेदार ठहराने का ना तो मौखिक और न ही दस्तावेजी साक्ष्य है। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि धारा 34 के तहत यांत्रिक रूप से केवल अपराध स्थल के पास उसकी उपस्थिति और अन्य अभियुक्तों के साथ उसके पारिवारिक संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया। आरोप पत्र में के अनुसार आरोपी ने मृतक के सिर पर पत्थर से वार किया था और हालांकि
कोई और विवरण नहीं दिया गया। अदालत ने ये भी कहा कि जब अन्य आरोपियों ने मृतक पर हमले करने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, आरोपी ने कभी कुल्हाड़ी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरोपी का हत्या करने का कोई साझा इरादा नहीं था। हालांकि हमले में आरोपी की भागीदारी पर विचार करते हुए अदालत ने उसे गैर इरादतन हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया। इस पर तर्क देते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पता होना चाहिए था कि मृतक के सिर पर पत्थर मारने से मौत होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी में सब कैटेगरी के मसले पर दूसरे दिन सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कोटा को लेकर दिए गए 2004 के अपने ही फैसले की समीक्षा करेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक बेंच इस फैसले का दोबारा मूल्यांकन कर रही है। इस बेंच की अगुवाई सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ करेंगे, जिसमें जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने कोटा के लिए सब कैटेगरी बनाने का अधिकार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जातियां आरक्षण से लाभ उठाकर आगे बढ़ी है, उन्हें सामान्य वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए और जो जातियां अब भी पीछे हैं उनके लिए रास्ता बनाना चाहिए। 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के पंजाब के SC/ST कानून के मामले से सुनवाई की शुरुआत की। 2006 में पंजाब सरकार कानून लेकर आई थी, जिसके तहत शेड्यूल कास्ट कोटा में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को नौकरी में 50% रिजर्वेशन और प्राथमिकता दी गई थी। 2010 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक बताया था और एक्ट को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार समेत 23 अपील दायर की गई। इस एक दिन पहले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सवाल किया कि क्या IAS IPS अफसरों के बच्चों को कोटा मिलना चाहिए। बेंच ने पूछा कि पिछड़ी जातियों में मौजूद संपन्न उपजातियों को आरक्षण की सूची से बाहर क्यों नहीं किया जाना चाहिए। बेंच ने यह भी सवाल उठाया कि क्या IAS IPS अफसरों के बच्चों को कोटा मिलना चाहिए। बेंच में शामिल जस्टिस विक्रमनाथ ने पूछा कि इन्हें आरक्षण सूची से क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ उपजातियां संपन्न हुई हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर आना चाहिए। ये आरक्षण के दायरे से बाहर आकर बेहद पिछड़े और हाशिए पर चल रहे वर्ग के लिए जगह बना सकती है। बेंच में शामिल जस्टिस बी आर गवाई ने कहा कि एक शख्स जब IAS या IPS बन जाता है तो उसके बच्चे गांव में रहने वाले उसके समूह की तरह असुविधा का सामना नहीं करते हैं, फिर भी उनके परिवार को पीढ़ियों तक आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। अब ये संसद को तय करना है कि संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर करना चाहिए या नहीं। पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि पिछड़े वर्गों में सबसे पिछड़े समुदायों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि जो लोग सरकारी सेवा में उच्च प्रतिनिधित्व के माध्यम से आगे बढ़ चुके हैं उन्हें अनुसूचित जाति के दायरे में वंचित समुदायों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि भर्ती परीक्षा में 56% अंक हासिल करने वाले पिछड़े वर्ग के सदस्यों को 99% हासिल करने वाले उच्च वर्ग के व्यक्तियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाए। ये कहा गया था कि EV चेन्नई बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस में दिए गए फैसले में उपवर्गीकरण की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुनर्विचार की जरूरत हो सकती है। अब इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में सब कोटा पर क्या स्टैंड लिया था। Is sub-classification permissible within the scheduled caste, scheduled tribe categories? A 7-judge bench of the Supreme Court commenced the hearing on the permissibility of sub-classification within the scheduled caste, scheduled tribe reservation, जिसमें यह तय किया गया था कि एलोकेशन ऑफ कोटा के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को क्लासिफाइड करने का अधिकार नहीं है।
The 2004 decision made it clear that only Parliament, not the state legislature, Constitution के आर्टिकल 341 के तहत प्रेसिडेंटल लिस्ट से शेड्यूल कास्ट के रूप में पहचाने जाने वाली जातियों को एक्सक्लूड करने का अधिकार है. The bench, in the case of OBC, Indra Swane pointed out that exclusion of creamy layers या सब classified करने की permission दी गई थी, जिसमें the most backward among the classes benefits from reservation. हालांकि ये प्रोविजन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बढ़ाया नहीं गया था. बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया था that it cannot overlook the issue of excluding certain castes within the scheduled caste. दिल्ली जल बोर्ड टेंडर प्रक्रिया को लेकर जारी विवाद के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर एक नया आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट ने जारी आदेश में नियंत्रक महालेखा परीक्षक या सीएजी को दिल्ली जल बोर्ड के साल 2018 से 2021 तक के खातों का तेजी से ऑडिट करने का निर्देश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से डीजेबी के खातों को ऑडिट करने के लिए कैग को निर्देश देने का अनुरोध किया था. याचिका में कहा गया कि डीजेबी का वित्तीय ऑडिट कथित तौर पर पिछले कई वर्षों से नहीं किया गया है. कैग के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें डीजेबी से 2018 से 19 और 2020 से 21 के लिए वार्षिक खातों का विवरण प्राप्त हुआ और वह खातों के ऑडिट की प्रक्रिया में है. हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कैग को कानून के अनुसार डीजेबी के खातों का यथाशीघ्र ऑडिट करने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है. और याचिका दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने दायर की थी. याचिका में डीजेबी के खाते और साथ ही साथ अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखने तथा कानून के तहत 2015 के बाद से उचित बैलेंस शीट के साथ ही लाभ और हानि का वार्षिक विवरण तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. पिछले महीने से दिल्ली जल बोर्ड टेंडर प्रक्रिया को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी है. इस मामले में बीजेपी का भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी ने लगाया है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए डीजेबी के अधिकारियों और अपने नेताओं ने नियमों को उल्लंघन कर टेंडर जारी किया है. साथ ही चहेती कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में कथित भूमिका के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर संज्ञान लिया और विशेष जांच दल एसआईटी को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का और समय दे दिया. अब इस मामले को 23 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया. न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा को सूचित किया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एसआईटी ने अभी तक भाजपा के मजिंदर सिंह सिरसा द्वारा दायर याचिका पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की है. दरअसल 27 जनवरी 2022 को हाईकोर्ट ने एसआईटी से याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. मंगलवार को एसआईटी के वकील ने अदालत से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगा क्योंकि रिकॉर्ड का पता लगाना था और ये मामला 1984 में दिल्ली शहर के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में दंगाइयों की भीड़ पर हमला करने से जुड़ा हुआ है. कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पहले आरोपों से इनकार किया था. बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1984 में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसआईटी को निर्देश दिए जाने की मांग की है. इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था और कथित तौर पर उन्हें कमलनाथ के घर पर ठहराया गया था. सबूतों के अभाव में उन आरोपियों को बरी कर दिया गया था. हालांकि कमलनाथ का नाम एफआईआर में कभी नहीं था. एसआईटी ने सितंबर 2019 में 7 सिख विरोधी दंगा मामले को फिर से खोलने का फैसला किया था, जहां आरोपियों को या तो बरी कर दिया गया था या मुकदमा बंद कर दिया गया था. अधिसूचना सार्वजनिक होने के बाद सिरसा ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कथित तौर पर उन 5 लोगों को आश्रय दिया था. गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति जीपी माथुर समिति की सिफारिश के बाद 12 फरवरी 2015 को इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया था.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 2016 में चलती ट्रेन में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में दायर स्वतः संज्ञान याचिका में सोमवार को रेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया। आरोपियों ने महिला के साथ गैंगरेप करने के बाद उसे चलती ट्रेन से फेंक दिया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय रेल मंत्रालय को नोटिस जारी कर चलती ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध को रोकने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया। जस्टिस मसूदी और जस्टिस ब्रिज राज सिंह की खंडपीठ ने चलती ट्रेन में महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना पर 2016 में शुरू की गई स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा आखिर क्यों अभी तक मुआवजे की पूरी राशि पीड़िता को नहीं दी गई है। साथ ही पूछा कि ट्रेनों में इस तरह की घटना भविष्य में न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए। कोर्ट ने ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए रेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया। 2016 के सामुदायिक बलात्कार के घटना के संबंध में अदालत को सूचित किया गया। पीड़िता को कुल मुआवजे के 3,75,000 रुपए में 2,81,000 रुपए मुआवजे का भुगतान किया गया। इस पर बेंच ने अटॉर्नी जनरल को ये निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया कि लिस्टिंग की अगली तारीख से पहले पीड़ित को शेष राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया। रेल मंत्रालय को इन सवालों का जवाब देने के लिए मार्च के पहले सप्ताह तक का समय दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई मार्च के पहले सप्ताह में ही होनी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.